हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, टाइटल में देखा, इस ब्लॉग के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ की पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जिनका आपने ध्यान रखना है अगर आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर अपना जॉब जो है वो पाना चाहते हैं दुबई अबू धाबी के अंदर। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअली फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन के बाद ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल पड़ा है। तो इसमें कितना सही है, कितना गलत है, और अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे सकूं जिनसे कि आप किसी भी ट्रबल में पड़ने से बच सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो लोग विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर रिसेंटली दुबई, अबू धाबी, शारजाह या किसी और एमिरेट में जा रहे हैं, उनको मुख्यतः मेनली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, है ना। पहले वो लोग हैं जो कि मतलब यहाँ पे प्रॉपरली इंटरव्यू देते हैं, उनको ऑफर लेटर मिलता है, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और उनको पता है कि वो किस कंपनी में जा रहे हैं। उनको ये भी पता है कि उनको इंडिया से भेजने वाली एजेंसी, कंपनी या एजेंट कौन है। इस तरह के जो लोग हैं, इनके साथ कुछ गलत होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो काफ़ी कम है, क्योंकि 90% बातें आपको पता ही हैं। फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कंसल्टेंट से ये पूछें कि सर, हमारे से पहले जो लोग गए हैं, अगर आप बुरा ना माने तो क्या कुछ के नंबर्स दे देंगे। और जब आपको कुछ के नंबर्स मिल जाएंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप कब वहाँ पहुँचे थे, कब लैंड किए थे, आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए क्या कंपनी की गाड़ी आई थी या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, और आपका कितना टाइम लगा था वीज़ा कन्वर्ट होने में। फिर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो है किस काम में गया था। मान लीजिए वो अगर गया है बाइक राइडर के काम में या फिर टैक्सी ड्राइवर के काम में, तो हो सकता है उनको समय लगा हो। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका मेडिकल और जो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका जो एमिरेट आईडी बनता है, इन सभी फॉर्मेलिटीज़ में आपको कितना समय लगा था, क्या आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे काम में गया हुआ है ना, मान लीजिए वो रिटेल में गए हैं, सेल्स में गए हैं या फिर किसी सिविल काम में गए हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में गए हैं, तो हर किसी का ये टाइम पीरियड कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों का आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे कि देखिए, अधिकतर जो अच्छी जेन्युइन कंपनीज हैं वो लोग कभी भी टूरिस्ट वीज़ा पर आपसे काम नहीं करवाती हैं। जब तक आपका वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं होगा तब तक वो आपसे काम नहीं करवाएंगे। और जो आपका वीज़ा स्टेटस है वो आप आसानी से ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यूनाइटेड अरब एमिरेट के किसी भी वीज़ा को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दे दूं जिनसे कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। जब पहला कोविड का लॉकडाउन हुआ था, फिर सेकंड लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा चलने लग गया। मतलब अगर बात करूँ आज से 2 साल 3 साल पहले की, तो 5% या 10% लोग ऐसे होते थे जिनके फ्रेंड्स या रिश्तेदार उन्हें बुला लिया करते थे कि भाई आ जाओ, हमने यहाँ पर बात किया है। बहुत ही कम लोग होते थे जो वहाँ विजिट वीज़ा पर जाकर जो है अपना काम किया करते थे। मतलब विजिट वीज़ा को नेचुरली पहले वो कन्वर्ट कराया करते थे। देखिए, और मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलता हूँ कि देखिए, आज की डेट में हर चीज़ डिजिटल है। आप कभी भी ये ना सोचें कि अगर आप एक देश में पकड़ लिए गए तो क्या हुआ, मैं आके दूसरा पासपोर्ट बना लूँगा या फ़ाइन देकर छूट जाऊँगा। हो सकता है कि आपकी एक गलती आपके पूरे भविष्य की संभावनाओं को अंधेरे में ढकेल दे। तो करना क्या है, मतलब इतना कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी जेन्युइन, ऑथेंटिक, अपने जानने वाले कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा भी है। देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बजाय इसके कि आपने यूट्यूब पर किसी ब्लॉगर का वीडियो देखा, अब मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, अगर आपने किसी एक ऐसे ब्लॉगर का वीडियो देखा जो मतलब यूट्यूब के अंदर आपको बता रहे हैं कि वे यूएई के अंदर है, मान लीजिए उनका ऑफिस दुबई में है, अबू धाबी में है, लेकिन इंडिया में उनका कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हो सकता है कि वो आपको बोलें कि थोड़ा कम पैसा लगेगा क्योंकि हमारे नीचे चेन नहीं है, हमारे नीचे कोई और एजेंट नहीं है। लेकिन देखिए, इसके माइनस पॉइंट भी आप समझ लीजिए। अगर कोई कंसल्टेंसी या कोई एजेंसी ऐसी है जिनका पता इंडिया का है, चाहे भारत के किसी भी राज्य का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, कम से कम आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ट्रैवल करना अफोर्डेबल है। आजकल तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी इतनी सस्ती हैं। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, शहर होगा जहाँ आप ना जा पाएँ, है ना। और ये आपके करियर की बात है, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा कि अगर आप किसी इंडियन कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, चाहे मान लीजिए आप मेरे थ्रू जा रहे हैं या साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, एक से एक बढ़िया बढ़िया कंसल्टेंट इंडिया के अंदर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करें, देखें कि वो कंसल्टेंसी कितनी पुरानी है और किस फ्रिक्वेंसी में वो लोग इस तरह के इंटरव्यूज़ कराते रहते हैं। ये भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ
तो कई सारी ऐसी रेपुटेड कंपनीज थी दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। उनमें से कुछ कंपनी सेमी गवर्नमेंट भी हैं, आप शॉक रह जाएंगे, जिन्होंने पिछले 8 साल में, 9 साल में कभी भी ये नहीं बोला हमें कि आप विजिट वीज़ा पर किसी को भेज दो। लेकिन रिसेंटली जब कोविड आया, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, देखिए वहाँ पर डिमांड्स थी और 1 साल 2 साल से काम रुका हुआ था, माइग्रेशन रुका हुआ था। तो इतना ज़्यादा अर्जेंसी हुआ कि उन्होंने मतलब इंडियन कंसल्टेंट्स को बोला कि आप जो है ना कैंडिडेट को विजिट वीज़ा पर भेज दो, ऑफर लेटर हम आपको दे रहे हैं, सारे पेपर्स दे रहे हैं, एयरपोर्ट से पिक करने के लिए हमारी गाड़ी आएगी, और सभी कुछ बताया। और 99.9 केसेस सही रहे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह के केसेस में किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है या बहुत ही लिमिटेड रिस्क होता है। तो रिस्क किस तरह के मतलब एंडेवर में होता है, किस तरह के काम में टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा थोड़ा ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आप इस फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि आपका ना तो इंडिया में इंटरव्यू हुआ है, ना आप किसी कंसल्टेंट को जानते हैं, बस आपने यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारी जॉब्स हैं, आपने किसी ब्लॉगर को देख लिया और अब आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा लेकर दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट चले गए। तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि आप इस तरह के रिस्क को लेना अवॉइड करें, चाहे आपका कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो। थोड़ा पेशेंस और दिखाएं फ्रेंड्स। बट अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कॉलीग है, या कोई आपको बोल रहा है कि आ जाइए, ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी, और अब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि चलिए अब तो एक बार रिस्क ले ही लेते हैं, तो फिर उस केस में क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं। नंबर 1, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो वीज़ा का टेन्योर हो, मतलब जो विजिट वीज़ा लगा रहे हैं, वो कम से कम 3 महीने का हो। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि चलिए मेरी तो 2 एम्प्लॉयर से बात हो गई है और मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा ही है, मैं तो जाऊँगा, इंटरव्यू दूंगा और वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। ये ठीक नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी भी वजह से मान लीजिए आपका इंटरव्यू होने में टाइम लग गया, आपका मेडिकल होने में टाइम लग गया, और इस बीच में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो आपको पता है कि वेरी नेक्स्ट डे से, अगले ही दिन से आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगने लग जाती हैं ओवर स्टे की, और कहीं ना कहीं आप एक अंडर प्रेशर आ जाएंगे। और हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर हाथ खड़ा कर दे, बोले कि नहीं, पहले अपना वीज़ा स्टेटस सही कराओ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा। तो हमेशा आप जो है एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाएं। अगर आपका 90 डेज़ का वीज़ा रहेगा, तो फिर आप अपने टाइम को जो है ना पूरा वर्कआउट कर पाएंगे। तो आप कुछ ऐसा करेंगे, देखिए पहले 30 दिन आप रखें जॉब हंटिंग के लिए, जॉब सर्च के लिए, कई जगह पर इंटरव्यूज़ दें। सेकेंड मंथ रखें फाइनल करने के लिए कि चलिए यहाँ पर मैंने जॉब दे दिया है। और 30 डेज़ आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आपको ऑफर लेटर मिल गया लेकिन ज्वाइनिंग में डेट हो रहा है, या कोई फॉर्मेलिटी में टाइम लग रहा है, मान लीजिए आप पहले मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी भी वजह से अगर आपको और समय चाहिए, तो पहले से ही आपने एक्स्ट्रा टाइम रिजर्व करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप कोशिश करें कि आपका जो विजिट वीज़ा रहे वो कम से कम 90 डेज़ का हो, जिससे कि आपके पास बराबर टाइम हो। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया है कि इस चीज़ का तो आपने ध्यान रखना ही रखना है कि दुबई, अबू धाबी जाने से पहले अपने होमवर्क जरूर करना है। देखिए, आप ये ना सोचें कि आप जाएंगे, किसी के ऑफिस में जाकर आप बायोडाटा ड्रॉप करेंगे और आपको इमीडिएटली इंटरव्यू हो जाएगा। देखिए, आपको इन सभी कंपनीज की वेबसाइट्स पर जाकर देखना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स हैं, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो न्यूज़पेपर्स हैं, आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोकल वैकेंसीज पोस्ट होती रहती हैं। आप उनको भी सर्च करें और देखें कि किन नेशनलिटीज़ को वो हायर कर रहे हैं, मतलब ये देखना भी ज़रूरी है। कई बार उनका कोटा सिस्टम होता है कि नहीं, वो फिलिपिनोज़ को ले रहे हैं, पाकिस्तानीज़ को ले रहे हैं, नेपालीज़ को ले रहे हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनीज जो मैंने देखा है वहाँ पर एक प्रॉपर रेशो में एम्प्लॉयज़ को रखना पसंद करती हैं। और कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका अपना खुद का एक चॉइस होता है ना, एक प्रायोरिटी होता है कि वो इंडियंस को रखेंगे या किसी अदर नेशनलिटी को रखेंगे। तो आप इसको भी देख लें, थोड़ा सा होमवर्क कर लें, देख लें कि इन सारे कंपनीज के ऑफिस कहाँ पर हैं, क्या उनमें करंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी चल रही हैं। इससे होगा क्या कि आप जब वहाँ पर लैंड करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि देखिए, आमतौर पर जो अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं, देखिए जब भी मैं एम्प्लॉयर बोलूँ तो आप समझ लेना कि मतलब आपको रोज़गार देने वाली कंपनी। तो जो बड़े एम्प्लॉयज़ हैं वो अधिकतर केसेस में आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई बड़ी कंपनी आपसे पैसे क्यों मांगेगी, वो तो आपको पैसे देंगे अगर आप जेन्युइन हैं, आप डिजर्विंग हैं। तो एक तो आपने ये समझना है कि अधिकतर एम्प्लॉयज़ पैसे नहीं मांगते। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कोई आपको बोल रहा है कि मुझे इतने 1000 दिरहम दे दो और आपका जॉब पक्का, मतलब जॉब लगने की शर्त अगर सिर्फ पैसा है, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ है। ये चीज़ आपने थोड़ा ध्यान रखना है।
हाँ, ये हो सकता है कि उस एम्प्लॉयर और आपके बीच में अगर कोई कंसल्टेंसी है, मान लीजिए कोई लोकल रिक्रूटमेंट फर्म है, हो सकता है ऐसा हो, तो उनका कुछ जेन्युइन फी होगा। लेकिन अगेन इस केस में आपने वही मेथड, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। आप यहाँ पर एम्प्लॉयर को भी एक बार चेक करें कि सचमुच क्या वो कंपनी इतनी पुरानी है। देखिए कई बार क्या होता है कि नई नई कंपनीज यूएई के अंदर रजिस्टर होती हैं, है ना, अलग अलग तरह की, जैसे बाइक राइडिंग कंपनी, टैक्सी कंपनी, कई सारे वहाँ पे नए नए फर्म्स लॉन्च होते हैं। आप देखेंगे कई बार इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती और अल्टीमेटली जो है जिन लोगों ने वहाँ पर अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट किया था उनको भी लॉस होता है। देखिए एक चीज़ का मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आपको दे दूँ कि देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर वर्ल्ड के बेस्ट लॉज हैं, बेस्ट सिस्टम है, हर चीज़ का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, चाहे वो लेबर लॉज हों या कंपनी लॉज हों, मीन्स हर तरह से वो फ्रेंडली है, हर चीज़ में अच्छा है। लेकिन फिर भी देखिए जो जिन लोगों ने गलत करना है वो लोग तो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी के साथ किसी लापरवाही की वजह से आपका कुछ नुकसान हो। तो मैंने आपको बता दिया कि आमतौर पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपसे पैसे नहीं मांगते। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आप उनसे पूछें कि ये पैसा किस बात का है और हम आपको पेमेंट कैसे करें, और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। देखिए कुछ बड़े सिंपल से टिप्स होते हैं कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है, जितना कि होता नहीं है आमतौर पे, तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कहीं पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि अगर आप इतना 1000 दिरहम देंगे हमारे को तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मीन्स इसका मतलब तो उस कंपनी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, सिर्फ जो पैसे दे रहा है उसी का ही सिलेक्शन हो जा रहा है। नंबर 3, आप लोग जल्दी से अपना पासपोर्ट कहीं पर ना दें, है ना। देखिए जो पहले वाला केस था जहाँ पर आप इंडिया से ही इंटरव्यू देकर गए थे और आप उसी कंपनी के कैंप में जा रहे हैं, तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो ये बात समझ आती है क्योंकि आपका इंडिया में इंटरव्यू हो गया था, बस आपका जो वीज़ा टाइप था विजिट वीज़ा था, बाकी का सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे केस में तो नेचुरली आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कैंप में रखेगा और डे 1 आपका पासपोर्ट लेकर बाकी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आपकी एमिरेट आईडी बनाएंगे, मेडिकल वगैरह कराएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से ही विजिट वीज़ा पर गए हैं और आप वहाँ पर जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, और आपको कोई कंसल्टेंसी बोलती है एक काम करो अपना पासपोर्ट मुझे दे दो और फिर मैं आपकी जॉब कहीं पर लगा दूंगा, तो थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। आपने देखना है कि क्या सचमुच जिस एम्प्लॉयर का, देखिए यहाँ पे कंसल्टेंसी अलग हो गई क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर की जो कंपनी है, कंसल्टेंसी है। आप एक बार देखिए दुबई, अबू धाबी, शारजाह, यूएई के अंदर हर एक कंपनी का, हर एक इंसान का, देखिए अगर वो लोकल नागरिक हैं वहाँ का, कोई एमिरेट सिटीज़न है, ऐसा बहुत कम होगा कि आपकी बात किसी एमिरेट सिटीजन से होगी। अगर होती है फिर तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बात किसी अमीराती से हो रही है तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात किसी और नेशनलिटी से हो रही है ना, चाहे वो इंडियन हो या हमारा किसी पड़ोसी मुल्क का हो, तो आप बेफिक्र होकर उनसे भी उनकी एमिरेट आईडी मांग लें, उनसे ये पूछ लें कि आप किस कंपनी में, किस डेजिग्नेशन पर हैं, और फिर उस कंपनी का बैकग्राउंड खंगाल लें। एक बार ऑनलाइन जाकर देख लें कि वो कंसल्टेंसी वहाँ कितने टाइम से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, थोड़ा सा आपको मदद मिलेगा। देखिए 100% रिव्यूज़ तो किसी के भी पॉजिटिव नहीं होते। आप फेसबुक ऐप का रिव्यू देख लीजिए, आप यूट्यूब ऐप का रिव्यू देख लीजिए, आप बड़ी से बड़ी ब्रांड के रिव्यूज़ देख लीजिए, 10 से 20% लोग तो हर किसी कंपनी से नाखुश होते हैं ना। लेकिन अगर सचमुच वो कोई स्कैम करने का कोशिश कर रहे हैं या वहाँ पर कुछ डाइसी है, तो फिर आपको बैकग्राउंड चेक करने से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोशिश ये करें कि जिस कंसल्टेंसी को आप चूज़ कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर, वो कम से कम 2-3 साल या 5 साल पुरानी हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 साल अगर पुरानी वो कंपनी है तो इसका मतलब उन्होंने लॉकडाउन से पहले भी बिजनेस किया है, लॉकडाउन के बाद भी किया है, तो उनका वहाँ पर एक हिस्ट्री होगा जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो एम्प्लॉयर है, देखिए आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि जब आप यूए के अंदर गए, दुबई के अंदर गए, तो वहाँ पर उनका ऑफिस बहुत हाई फाई था। देखिए चकाचौंध में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी चटक मटक को देख कर, है ना, मतलब कोई बहुत ही ग्रैंड ऑफिस है, मान लीजिए जेएलटी एरिया में है या बिजनेस वे में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस जगह पर सारे ऑफिस अच्छे नहीं होते, बुरे नहीं होते। दीज आर द बेस्ट प्लेसेस, चाहे आपका बिजनेस वे हो, जेएलटी हो, मतलब ये हमारा इंडिया का गुड़गांव समझ लो, आप बैंगलोर समझ लो, है ना, इस तरह की प्रीमियम प्लेसेस हैं। लेकिन आप सोचिए, आप इसको ज़रा नेगेटिव एंगल से भी सोचने का कोशिश करिए। अगर कोई किसी को ट्रैप करना चाह रहा है तो वो भी तो ऐसा ही करेगा, है ना, किसी चमक दमक वाली जगह पर ऑफिस खोलेगा। तो करना क्या, हमेशा बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। देखिए ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती या अच्छी कंसल्टेंसीज के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारे कैंडिडेट्स आते हैं या हम बड़े जेन्युइन एजेंसीज के थ्रू जब कैंडिडेट्स को प्लेस करते हैं
तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। कई बार उनकी एमिरेट आईडी बनने में टाइम लग जाता है, कई बार उनको साइट लोकेशन मिलने में टाइम लग जाता है, बट उन्हें ये पता रहता है कि चलो बस टाइम लग रहा है लेकिन रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। उनके साथ कोई 420 नहीं होने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली उनका गारंटर यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ लैंड कर चुके हैं और अब आप एक रिस्क ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चलने की ज़रूरत है। तो आपने टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलना है, पैसा हर जगह नहीं देना है, बहुत सोच समझ कर देना है। अपने एम्प्लॉयर, अपने कंसल्टेंट दोनों का बैकग्राउंड चेक करना है, कितने पुराने हैं वो, कितने सालों से वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब देखना है। मान लीजिए कोई बाइक राइडिंग कंपनी है, तो आप ईजिली देखिए उस कंपनी में एक्चुअली बहुत सारे बाइक राइडर्स होंगे, तो आप ऑफिस की बजाय कोशिश करें कि ग्राउंड पर जाकर देखें कि वो लड़के कहाँ रह रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना रहा, उनका काम होने में कितना टाइम लगा था, क्या सचमुच उन्होंने वहीं पर ही आकर पेमेंट किया था। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपके साथ कुछ भी गड़बड़ होगा। देखिए एज सच कोई एक थंब रूल नहीं है, मींस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटा ये देखा गया है कि अगर आपका एम्प्लॉयर वहाँ पर प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, वो एक 5 इयर्स प्लस कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई कंसल्टेंट है, मान लीजिए आप दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट की किसी लोकल कंसल्टेंसी को हायर कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, और वो आपसे थोड़ा सा पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि कंसल्टेंसी का बैकग्राउंड चेक कर लें। आप कंसल्टेंसी के साथ साथ उस एम्प्लॉयर को भी विजिट करके देख लें कि क्या मैं इनके थ्रू आ रहा हूँ, क्या ये सही है। कई बार यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बताऊँ कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो कंसल्टेंसी है वो नहीं चाहती कि एम्प्लॉयर को पता पड़े कि वो कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो आप अपने कंसल्टेंट को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि सर देखिए आप जो अपना फ़ी ले रहे हैं, मान लीजिए 500 दिरहम्स, 1000 दिरहम्स या 2000 दिरहम या 100 दिरहम्स, या कोई भी फ़ी नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना पासपोर्ट देने से पहले, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करने से पहले प्लीज़ क्या मैं एक बार इंक्वायर कर लूँ, एंड आई कैन इंश्योर यू कि मैं उनसे पैसे वैसे की कोई बात नहीं करूँगा। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं या उनको ईमेल डाल सकते हैं। तो आप एक बार बैकग्राउंड चेक जरूर कर लें फ्रेंड्स। अगर कोई भी कंपनी 5 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, उन्होंने ऑलरेडी कई सारे कैंडिडेट्स का हेल्प किया है, आप उनके लिंक जेन्युइन है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर जॉब सर्च करना तो पहले ही स्टेप से मतलब एक तरह से गलती चीज़, आप रिस्क ही ले रहे हैं। ये तो आप मान के चलें कि आपने जो है एक रिस्क वाला स्टेप लिया है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जिनके पास बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, अगर ऑलरेडी आप कई महीनों से खाली बैठे हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट पे पैसे ले लूँ, किसी से पैसे बोरो कर लूँ और जॉब सर्च कर लूँ और फिर वहाँ कमा कर दे दूंगा। देखिए ऐसे केसेस में हो सकता है कि आप वहाँ जाकर फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर टाइम पास ऑन होगा और अगर आपकी किस्मत ख़राब रही, मान लीजिए उस समय इंडिया में लॉकडाउन लग गया या यूएई के अंदर लॉकडाउन लग गया और आपके पास जॉब नहीं है, तो आप सोचिए क्या होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे 2 व्हीलर चलाते टाइम आप हेलमेट पहनते हैं और आप पैराशूट पहनते हैं ऊपर से जंप करते टाइम, तो आपने करना क्या है कि हमेशा अपना रिस्क कवर करना है फ्रेंड्स। देखिए अगर यूएई जाने के बाद भी आपने रिसर्च किया, आपने कई जगह पर इंटरव्यूज़ दिया, 1-2 जगह जनरली आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके पास उस समय पर वैकेंसी नहीं थी, तो प्लीज़ इतना पैसा, इतना टाइम जरूर बचा कर रखें, मतलब वीज़ा में इतनी वैलिडिटी जरूर रखें कि आप आसानी से लौट कर आ सकें। आपके पास इतना पैसा जरूर हो कि आप खुशी खुशी इंडिया आ जाएं और बोलें चलिए मैं एक विज़िट करके दुबई आया, अबू धाबी से एक बार घूम कर आया, लेकिन मैं कर्जे में नहीं गया, अभी भी मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं दोबारा जाकर पिछले विजिट में मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो आपने करना क्या है कि मीन्स ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी पहले से ही परेशान थे, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ थी, डेट्स थी, और आपने पैसा मांग के उधार लेकर आप जॉब सर्च करने चले गए और आखिर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा और आप परेशान पे परेशान होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे कई सारे कैंडिडेट्स जिनको हमने मेंटोर किया था वो वहाँ से कॉल करते हैं कि सर मेरा एक दोस्त यहाँ पर आया था जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप उसकी हेल्प कर दीजिए। देखिए इस तरह के केसेस में कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता, कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा ऐसे केस को, मैं तो साफ मना कर देता हूँ। मतलब ये इस तरह का केस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई आप डॉक्टर को बोल रहे हो कि भाई पेशेंट वेंटिलेटर पर है, आप आके इसको जरा हैंडल कर लो, मतलब लास्ट स्टेज पर वो पहुँच गया है केस, तो कोई क्यों वहाँ पर हाथ लगाएगा। और फिर क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, देखिए हर चीज़ का, आप
ये समझ लें कि हज़ारों नहीं लाखों लोग इस समय वहाँ पर विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेकर जॉब हंट कर रहे हैं। और आप देखेंगे जब वहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं, जेन्युइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर कई 100 लोगों की भीड़ है, कई हज़ार लोगों की भीड़ है। तो आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है, तो आपने मेंटली यहाँ से प्रिपेयर्ड होकर जाना है। अगर आप जॉब हंट करने जा रहे हैं कि भाई हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, तो थोड़ा पेशेंस रखें, फेथ रखें। जो मैंने आपको टिप्स दिए इनका ध्यान रखें। कोशिश तो आप यही करें कि आप या तो इंडिया से या अपने होम कंट्री से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाएं, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए। देखिए, घर घर है, आपका देश है, यहाँ पर आप कैसे भी करके गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंडिया से माइग्रेट करें फ्रेंड्स, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे करें। और अगर आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो रिस्क काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप क्रॉस चेकिंग कर लें। आप प्यार से अपने कंसल्टेंसी से बोल सकते हैं कि सर मेरे से पहले जो कैंडिडेट गए हैं, क्या आप उनकी डिटेल दे देंगे। आप अपने एम्प्लॉयर को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ, क्या सच में एम्प्लॉयर सही है, इतना कर लें। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, मीन्स जिसने ना तो यहाँ पर इंटरव्यू दिया है और ना ही कोई ऑफर लेटर साइन किया है, और आप वहाँ लैंड करके अपना लक आजमाना चाहते हैं, तो आपको सचमुच केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए, अगर आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। लिटरली खून से मतलब आप ब्लड ना समझें, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं, देखिए कनाडा के अंदर भी जो लोग यहाँ से, मतलब मैं थोड़ा सा आपको हटके एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। इंडियंस के लिए तो कनाडा इज़ लाइक अ हेवन, स्वर्ग है हमारे लिए। कनाडा में भी दोस्त जो लोग पीआर लेकर जाते हैं, कई बार उनका जॉब इंडिया में कंफर्म नहीं होता, वो लोग भी वहाँ जाकर बहुत स्ट्रगल करते हैं। बट कनाडा इज़ कनाडा। यूए इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, है ना। यूए से इंडिया की फ़्लाइट इतनी महंगी नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन यही है दोस्त कि जब आप इंडिया से विजिट वीज़ा लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फंड्स, पैसा और टाइम दोनों का बैकअप लेकर चलना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड फ्रेंड्स। अगर किसी वजह से आपको जॉब नहीं मिली, कुछ काम नहीं हुआ, तो प्लीज़ वहाँ पर ओवर स्टे मत करना यार, डिफ़ॉल्टर मत बनना। टाइम पर ही अपने देश लौट कर आ जाना, जिससे कि कहीं और तो जा पाओगे, दोबारा तो जा पाओगे ना। और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश तो आप यही करें कि आप ऐसा रिस्क ना लें तो बेहतर है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मेरे साथ बने रहें। अपना स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे दूसरे ब्लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ग्लॉस को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ट्रेन करता हूँ, ग्रूम करता हूँ। और अगर आपने दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट अब तक विजिट नहीं किया है, या फर्स्ट टाइम वहाँ विजिट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको अगर चाहिए तो मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग है, ट्रैवल विद पर्पस के नाम से, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।